मदर की बॉडी में ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी भी होगा, लेकिन वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है। लेकिन जो ये RH एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है, जिसकी वजह से जो बेबी है उसका जो फीटस है उसका जो ब्लड है उसकी क्लम्पिंग होने लगती है। एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्कूल यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। ये बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ नीट का नया एपिसोड है। इस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में अबाउट 54 वीडियोस अभी तक कवर हो चुके हैं एंड हर एपिसोड में आपको नीट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सोल्यूशन मिलेगा एंड इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका कंसेप्ट भी बिल्ड होगा। तो आप इन वीडियोस को फाइनल लैब रिवीजन के लिए रख सकते हो। फाइनल लैब रिवीजन के लिए इन वीडियोस को ज़रूर से देख लेना। ओके, इस एपिसोड में हम बायोलॉजी के 4 क्वेश्चन लेने वाले हैं एंड 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे एंड उनके थ्रू हम कंसेप्ट भी अपना बिल्ड करने का कोशिश करेंगे। ओके, आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो इस वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं। 4 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है ये हमने लिया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। सेकंड क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से। थर्ड क्वेश्चन है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एंड फोर्थ वाला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज DNA फिंगरप्रिंटिंग। सो आपको एक बात पता है कि सारे ह्यूमन में 99.9% जो DNA होता है वो सेम होता है, राइट। इट इज़ जो ये 0.1% है ना, ये बस ऐसा पार्ट है DNA का जो कि हर ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट होता है और इसको हम कहते हैं जंक DNA। जो जंक DNA होता है वो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है, राइट। और जंक DNA में कुछ रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं जो कि हर ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट होते हैं और इसी को हम कहते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। और वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट ही DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस कहलाता है, राइट। अब ऑप्शन आपसे कह रहा है पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA सीक्वेंस, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म इन HNRNA एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन RNA सीक्वेंस। तो RNA की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि DNA फिंगरप्रिंटिंग हमें करनी है तो उसकी बेसिस हमें जाननी है, राइट। तो ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D तो हम एलिमिनेट कर देंगे। अब ऑप्शन A और ऑप्शन B में जो टर्म दिया हुआ है ना पॉलीमॉर्फिज्म, पहले पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो देख लेते हैं। मान लो पर्सन A है, पर्सन B है, तो इनके क्रोमोजोम में अगर सेम लोकस पे मान लो ये एक पॉइंट है और यहाँ पे डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड दोनों पर्सन में मिल रहे हैं तो उसी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर दोनों पर्सन में मतलब ए एंड बी पर्सन है तो इनके सेम लोकस पे सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का अगर डिफरेंस है तो उसको SNP कहते हैं या फिर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एक टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म का, बट ये हमारे DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर A विल बी द आंसर, पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA सीक्वेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज टू कीप मीडियम बैक्टीरिया फ्री, टू डिटेक्ट एलियन DNA, टू इम्पार्ट डिजीज रेजिस्टेंस टू द होस्ट प्लांट एज सेलेक्टेबल मार्कर्स। सो ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसको हम सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह यूज़ करते हैं। होता क्या है इसको समझने के लिए देखो, अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होगी तो क्या होगा कि अगर आप एंटीबायोटिक्स डालोगे तो वो पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है वो मरेगा नहीं, राइट। जैसे कि PBR322 वेक्टर है, राइट। तो PBR322 वेक्टर में एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी होती है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी होती है, ठीक है। तो मान लो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया और आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को कट करके वहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन उस वेक्टर में यानी कि PBR322 में एब्सेंट है। ओके, तो हम क्या करते हैं, पेट्री डिश लेंगे और उसमें हम पहले एम्पिसिलिन डाल दें। देखो सिंपली इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ, मेरा मन मानेगा नहीं। तो रिकॉम्बिनेंट होते हैं, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होता है और दूसरा होता है नॉन रिकॉम्बिनेंट, राइट। तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि वेक्टर में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें नहीं आया। अब क्या होता है, हम इसको बैक्टीरिया में डालते हैं तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बनेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बनेगा, देन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी बनते हैं। तो हमें रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट चाहिए होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हमें नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, क्योंकि हमें नेकेड आई से ये नहीं दिखेगा, राइट। तो इसको अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप सिलेक्टेबल मार्कर्स को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, बहुत हवा चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉजेज इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। मदर RH पॉजिटिव है, फीटस RH नेगेटिव है, मदर RH नेगेटिव एंड फीटस RH पॉजिटिव, बोथ मदर एंड फीटस RH नेगेटिव एंड बोथ मदर एंड फीटस RH पॉजिटिव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सी होता क्या है कि मान लो मदर, ओके, मदर A नेगेटिव है एंड फर्स्ट फीटस जो हुआ, फर्स्ट बेबी है, वो B पॉजिटिव है, राइट। A नेगेटिव होने का मतलब है कि उसके पास एंटीजन A प्रेजेंट है, और B पॉजिटिव होने का मतलब है कि उसके पास एंटीजन B प्रेजेंट है एंड एंटीबॉडी A प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, यानी कि उसके पास RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, राइट। अब होगा क्या कि मान लो अगर इसकी डिलीवरी हो गई, फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हो गई, तो उसके बाद अगर बाई चांस भी ब्लड फर्स्ट बेबी का और मदर का अगर बाई चांस मिक्स हो जाता है, कुछ ऐसा हो पाता है, तो क्या होगा, मदर की बॉडी में RH एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगी, ठीक है। अब जब सेकंड बेबी हुआ, राइट, सेकंड बेबी जो सेकंड फीटस है वो भी मान लो B पॉजिटिव हुआ, तो इसके पास भी B है, इसके पास एंटीबॉडी A है एंड क्या है, RH एंटीजन है। तो होता क्या है कि क्योंकि RH एंटीबॉडी बनने लगी है मदर की बॉडी में, तो जो RH एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाती है। बाकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, जो मदर की बॉडी में A एंटीजन है तो एंटीबॉडी B भी होगा, लेकिन वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है। लेकिन जो ये RH एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है, जिसकी वजह से जो बेबी है, उसका जो फीटस है, उसका जो ब्लड है, उसकी क्लम्पिंग होने लगती है एंड जॉन्डिस, अनीमिया एंड अल्टीमेटली डेथ हो सकता है बेबी का। तो इसी को हम कहते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। कब होता है, जब मदर RH नेगेटिव है एंड फीटस RH पॉजिटिव है, ठीक है। इसको आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। देखो, मदर RH पॉजिटिव अगर होगी, तो RH पॉजिटिव अगर मदर है तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी RH तो कभी बन नहीं पाएगी, राइट। तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भी वही बात हो गई, बोथ मदर एंड फीटस RH पॉजिटिव, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब ये इस वाले में देखो, बोथ मदर एंड फीटस RH नेगेटिव, तो अगर फीटस RH नेगेटिव होगा तो उसके क्या होगा, RH नेगेटिव है तो उसके पास RH एंटीबॉडी तो होगी, एंटीजन होगी नहीं, RH एंटीजन नहीं होगा ना उसके पास, क्योंकि वो नेगेटिव है। तो उसकी इस कंडीशन में भी इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस होने की कंडीशन आ ही नहीं पाएगी, ओके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Rubisco is a bifunctional enzyme. In C4 plants, the site of Rubisco activity is mesophyll cell. The substrate molecule for Rubisco activity is a 5-carbon compound. Rubisco action requires ATP and NADPH. बाई फंक्शनल एंजाइम है रुबिस्को, बिल्कुल है। राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, तो मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इन C4 प्लांट्स द साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज मीजोफिल सेल, गलत है, मीजोफिल सेल नहीं होता है, राइट। बंडल शीथ सेल में रुबिस्को एक्टिविटी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ओके। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रुबिस्को एक्टिविटी इज अ 5-carbon कंपाउंड। तो देखो, सबस्ट्रेट का मतलब है कि जहाँ पे वो एंजाइम एक्ट करेगा, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है, RUBP होता है, जो कि 5 कार्बन का होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रुबिस्को एक्शन को ATP और NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो कि नीट 2020 में आए हुए थे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आगे नए अच्छे से एपिसोड्स आने वाले हैं जो कि मैं नहीं चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी मिस करो, ओके। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।